आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अगर बेटे का तामीर शुदा घर दूसरे बेटे को दे दिया तो विरासत कैसे तकसीम होगी? दानियाल साहब कोहाट से पूछते हैं, हम 2 भाई और 5 बहनें हैं। मेरे वालिद साहब ने इंतकाल से पहले अम्मी को बतौर मेहर घर दे दिया था। अम्मी ने इंतकाल से पहले ये घर बड़े भाई के नाम कर दिया था। क्या शरअन ये जायज है? एक सवाल तो इनका ये है। दूसरा सवाल इनका ये है, 2 साल पहले मैंने इस घर में फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करवाई, क्या इसे निकाल कर घर तकसीम होगा या इसके साथ तकसीम होगा? यानी ये जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाई है, जब पूरा घर विरासत तकसीम होगा तो इनको वो कंस्ट्रक्शन अलग से दी जाएगी या उसकी कीमत दी जाएगी या पूरा घर सब में बराबर डिवाइड होगा? तो ये आपके असल में 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि अब्बू ने इंतकाल से पहले अम्मी को बतौर मेहर घर दे दिया था, वो तो ठीक है, अम्मी का हो गया। आगे मसला ये है कि अम्मी ने इंतकाल से पहले ये घर बड़े भाई के नाम कर दिया था। यहाँ 2 चीजें काबिल तहकीक हैं। पहली बात तो ये कि अम्मी ने इंतकाल से पहले जो घर भाई के नाम किया था, महज नाम किया था या हैंड ओवर भी किया था? मसला ये है कि अम्मी अगर उसी घर में भाई के साथ, आपके भाई के साथ रहती थी, तो जब तक कब्जा नहीं देंगी हदिया शरीयत में मुकम्मल नहीं होता। और कब्जा देने का तरीका यह है कि वालदा उस घर से कुछ देर के लिए निकलें और अपना सारा सामान भी निकालें, क्योंकि जब तक जिसका सामान घर में होता है ना, शरन कब्जा उसी का मुतसव्विर होता है। मालिक मकान किराएदार को कहता है ना, घर खाली करो। खाली करने का मतलब ये नहीं होता आप निकल जाओ, बल्कि मतलब ये होता है कि सामान भी खाली करो। जिसका सामान घर में पड़ा होता है उसी का कब्जा शरन भी समझा जाता है, कानून भी समझा जाता है। तो अगर वालदा ही का सारा सामान, फर्नीचर वगैरह उस घर में मौजूद था, तो वालदा 100 दफा भी कह दे कि ये घर मेरे बेटे का है, बल्कि कागजात में भी डॉक्यूमेंटेशन भी कर दें और कागजात में भी उसके नाम कर दें, तो ये घर बेटे के नाम शरअन बेटे की मिल्कियत में दाखिल नहीं होगा। शरअन मिल्कियत में दाखिल करने के लिए जरूरी है कि बेटे को मुकम्मल कब्जा दिया जाए, या घर सामान समेत हिबा किया जाए, या वालदा का उसमें सामान ही ना पड़ा हो, तो फिर हम कहेंगे कि मिल्कियत ट्रांसफर हो गई। दूसरी बात यह है कि चूंकि इंतकाल से पहले किया है, तो इंतकाल से पहले अगर वालदा ने यह काम बीमारी की हालत में किया है और वो बीमारी जिसमें उनकी डेथ हुई है, तो फिर शरीयत में जब कोई शख्स बीमारी की हालत में कोई काम करता है, कोई हदिया वगैरह देता है किसी को, और उसी में उसकी डेथ भी हो जाती है, फिर उसके अहकाम अलग हैं। उसमें हिबा और गिफ्ट के नाफिज होने की अलग डिटेल है, जिसमें मैं जाऊंगा तो जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर ऐसा है कि वालदा ने बीमारी की हालत में ये घर आपके बेटे को, अपने बेटे को दिया है और हैंडओवर भी कर दिया, तो फिर उसके अहकाम आप यानी दोबारा ये सवाल पूछें, इसके अहकाम अलग है। तो बज़ाहिर आपके सवाल से लगता है कि इंतकाल से पहले का मतलब ये है कि यानी काफी पहले और बीमारी की हालत में नहीं बल्कि सेहत की हालत में किया, तो मैं उसी के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। तो अगर वालदा ने ये घर सेहत की हालत में, जिसमें आपकी डेथ भी नहीं हुई थी, उस बीमारी में भी नहीं दिया, और सेहत की हालत में अपने बेटे को वो गिफ्ट कर दिया और कब्जा भी दे दिया, जो तफसील मैंने बताई है, तो फिर बेटा इसका मालिक हो गया। और फिर बेटे फिर जो है ना, वालदा ने काम गलत तो किया, काम तो अच्छा नहीं किया, औलाद में भी बराबरी जरूरी है। बिला वजह किसी एक बेटे को नवाजना ये अच्छा काम नहीं है, नापसंदीदा है शरीयत में। तो लेकिन बहरहाल हिबा नाफिज हो गया, अब उसमें वारिसों का हक नहीं है, और अगर इस तफसील के मुताबिक हिबा नहीं किया गया तो ये विरासत है। रहा ये मसला कि आपने उसके ऊपर जो घर बनाया था, तो अगर आपने उस वक्त बाकी वारिसों से ये एग्रीमेंट किया था, या जो जिंदा लोग थे जो उस घर में शरीक थे, या वालदा का घर था, तो उनसे एग्रीमेंट किया था कि मैं कोई खास एग्रीमेंट किया था, तो वो एग्रीमेंट आप बताएं कि क्या एग्रीमेंट किया था। जैसे मसलन आपने ये कहा था कि मैं ऊपर पोर्शन तो बना रहा हूँ, लेकिन ये मैं बतौर कर्ज के बना रहा हूँ, जब ये विरासत तकसीम होगी तो ये पैसा मुझे लौटाया जाएगा। अगर इस किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो फिर ये इसकी शरई हैसियत ये है कि नीचे का घर का कोई और मालिक है, और उसके घर पे आप अपने लिए कोई चीज बनाते हो, गोया उसका घर बतौर आरियत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बतौर यानी इस्तेमाल के लिए आपने उसकी जमीन को इस्तेमाल किया है। तो जो जमीन को जब भी कोई किसी के लिए इस्तेमाल करता है, तो साहिब जमीन, जिसकी जमीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको हर वक्त इजाजत होती है कि वो आपको कहे कि आप अपना पोर्शन उखाड़ के ले जाएं। तो वारिसों को यह हक है कि वो आपसे कहें कि ये अपना पोर्शन खाली करो, ये मलबा उठा के ले जाओ। तो इसलिए ये पहले से तय कर लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हम वारिसों को कहते ये हैं कि बजाय के ऊपर वाले भाई को ये कहा जाए कि अपना पोर्शन उठा के खाली करो, उसका भी नुकसान होगा और आपको भी इसमें कोई फायदा नहीं है, तो सुलह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और बेहतर ये है कि आप नीचे वाले लोग जो है ना, वो क्या करें, वो स्टेट एजेंट से कीमत लगवाएं कि ये
सिर्फ अगर नीचे का पोर्शन होता, ऊपर वाला पोर्शन ना होता, तो सिर्फ नीचे का अगर घर होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, और जब ये डबल मंजिला बन गया है तो इसकी वैल्यू में कितना इजाफा हुआ है, तो वो इजाफा जो है ऊपर वाले भाई को दे दिया जाए और नीचे वाले घर की जो अलग से कीमत होगी वो आपस में बतौर विरासत तकसीम कर लिया जाए। मिसाल से मैं समझाता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2-4 स्टेट एजेंट से मालूम करवाया तो ये बात सामने आई कि ये दोनों पोर्शन जब बिकेंगे तो दोनों पोर्शन की कीमत फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए है, और स्टेट एजेंट कहता है अगर इस घर में ऊपर वाला पोर्शन ना बनता तो फिर नीचे वाले घर की कीमत फॉर एग्जाम्पल 60 करोड़ रुपए होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले पोर्शन की वजह से इस घर की कीमत में 40% इजाफा हुआ है। तो अब जब ये पूरा घर बिकेगा तो 40% बेहतर यह है कि ऊपर वाले भाई को दे दिया जाए और बाकी 60% वरसा आपस में अपने शरी हिस्से के हिसाब से डिवाइड कर लें।